Good afternoon, Rishikant. Good afternoon, Neha, Anuj, Bharti. Hello. Hello, everyone. Okay, so let's start the class. Hello, Bharti. Okay, quickly join in. Share the video with your friends also. Okay, so English special batch, as you all know, we have started this batch recently, and this is for TGT, PGT, UGC, NET, and upcoming exams. As you all know, EMRS and DSSS, they are in the row. आने वाले एग्जाम्स है तो इनके लिए आपको जिम की तैयारी करनी है और इनमें सिलेक्शन पाना है, तो आप प्लीज क्लासेस में रेगुलरली बने रहिए. गुड आफ्टरनून राहुल, मनीष, गुड आफ्टरनून. क्लास कब स्टार्ट होगी? श्रद्धा, क्लास स्टार्ट हो चुकी है. ओके भाई, चलिए, ठीक है. एक बार फिर से आप ये सोचेंगे कि मैम ये आपने बता दिया था कि सिलेबस क्या है. एक बार फिर से जो बच्चे नए हैं, जो आज ही ज्वाइन हो रहे हैं, मैं फिर से एक बार सिलेबस पे नजर डलवा देती हूँ कि सिलेबस डिवीजन जो इंग्लिश का है वो किस तरह से है. ठीक है. इंग्लिश ग्रामर ये किस में आएगा? इंग्लिश ग्रामर ये आपका जो पेपर 1 होगा, ठीक है, उसमें भी 20 मार्क्स का जो एक इंग्लिश का, इंग्लिश लैंग्वेज के 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें भी इंग्लिश ग्रामर आएगा पेपर 1 में. और पेपर 2 में जो DSSS में 200 क्वेश्चंस आएंगे, पीजीटी के लिए 200 और टीजीटी के लिए 100. ठीक है, वहां पे भी आपको थोड़ी बहुत ग्रामर देखने को मिलेगी. और हम DSSS में और DSSS कभी भी अपने सिलेबस, अपने लेटेस्ट पैटर्न को रिवील नहीं करता है, इस बात का ध्यान रखना. तो हो सकता है ज्यादा वेटेज ग्रामर का हो जाए, कभी उनका मन किया ज्यादा वेटेज लिटरेचर का हो गया. ऐसा बिल्कुल हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते DSSS से कि वो बिल्कुल फेयर इनफ रहे, या EMRS से. ठीक है, EMRS पे भी पूरा अपना हक रखता है, वो कभी भी पैटर्न में थोड़ा बहुत बदलाव ला सकते हैं. ओके, सो लेट्स बिगिन. Tenses, adjectives, adverbs, conjunctions, prepositions, clauses, types of sentences, subject verb agreement, voice, narration, modal verbs, punctuation. इस तरह के ग्रामर के टॉपिक्स ज्यादा पूछे जाते हैं. ग्रामर बहुत है, ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगी सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स में ग्रामर खत्म हो जाएगा. ग्रामर बहुत ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा डीप एनालिसिस के बाद, बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद मैंने ये पाया कि इन टॉपिक्स से तो क्वेश्चंस आ ही रहे हैं कंटिन्यूअसली. कोई ऐसा पेपर टीजीटी पीजीटी का, चाहे वो आपका सेंट्रल लेवल का टीजीटी पीजीटी हो, चाहे वो आपका स्टेट लेवल का हो, ये वाले क्वेश्चंस आते ही हैं इन टॉपिक्स से. ठीक है, इनमें से हम एक टॉपिक कवर कर भी चुके हैं. कोई बताएगा कौन सा टॉपिक हमने कवर किया है? बताइए. यस शिवाय, यू विल गेट द रिकॉर्डेड सेशन एज वेल. ओके, मनीष कह रहे हैं मैम क्लास के नोटिफिकेशन नहीं मिलते. मनीष, आई अपडेट माई टीम. मैं टीम को अपडेट कर दूंगी. ठीक है, चलिए भाई बताइए जल्दी से कि कौन सा टॉपिक हम इन ग्रामर में से कर चुके हैं कंप्लीट. देखते हैं कि कौन बताता है. टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. श्रद्धा, वेरी गुड. श्रद्धा ने आंसर दिया है. कम है. Audio is clear? Everyone please confirm if the audio is clear. Audio, video. If there is any issue in the audio, please let me know. ऑडियो में कोई भी इशू है तो आप मुझे जल्दी बताइए. Types of sentences, ma'am, will it be helpful for government lecture POs? Yes, state PGT, TGT, for everything. Shivai, audio is clear? Yes. नेहा कह रही है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. अनुज कह रहे हैं यस मैम, एवरीथिंग इज ओके. चलो, गुड. So far we have done types of sentences. There were 3 types of sentences: compound, complex and simple sentences.
वी हैव ऑल्सो शेयर्ड द एग्जाम्पल्स कि किस किस तरह के क्वेश्चंस टीजीटी और पीजीटी 2018 डी ट्रिपल एस बी में आए थे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस से। वो क्वेश्चंस हमने लाइव यहीं भी किए थे और आप लोगों को पता भी चला था कि अगर हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्लियर हो तो कितनी इजीली हम और तरह के क्लॉजेस वाले क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं। जैसे जहां पे कंपाउंड सेंटेंस था और कोई पूछ ले कि ये कौन सा क्लॉज होगा, तो आंसर उसका था कोऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस हमेशा जब भी आएगा तो कहीं ना कहीं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या कोऑर्डिनेट क्लॉज से बना होगा। याद आया भी? ठीक है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हमने खत्म किया। फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। लास्ट क्लास में हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट स्टार्ट कर चुके थे और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट क्लास में ये खत्म करके, ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे लिटरेचर। बहुत बच्चों की डिमांड थी कि लिटरेचर। ओके, नेहा कह रही है ऑडियो लो है। अब सैटरडे को क्लास की वीडियो, मैम वीडियो आपको मिल चुकी होगी। ओके, अब पहले हम अपना खत्म कर लेते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस वी हैव ऑलरेडी डन। Okay, so before we move ahead, let me have a recap कि हमने अब तक क्या क्या किया है। ठीक है, हमने ये डिस्कस कर लिया व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? जिस पे हम फोकस करते हैं, सेंटेंस में जिस चीज पे फोकस किया जाता है दैट इज सब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब क्या है? एनी एक्शन और एनी स्टेट ऑफ माइंड, कोई भी एक्शन या कोई भी जो आपके माइंड की स्टेट को रिप्रेजेंट करे दैट इज वर्ब। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है भाई? यस, टेल मी व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या है? रागिनी, नो। गुड आफ्टरनून सोनल। Yes, sorry I couldn't take the class yesterday because my brother Neeraj won a silver medal in Olympics, China. Asian Games, sorry, not Olympics. Okay, so he has won silver medal in rowing in Asian Games that is going on in China. So that's why in order to celebrate that I was absent. Okay, Angela is saying ma'am receiver. Yes, very good. अंजिला कह रही है कि मैम रिसीवर होता है ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। रिसीवर ऑफ व्हाट? किस चीज का रिसीवर? रिसीवर ऑफ एक्शन। किस चीज पे एक्शन हुआ? ठीक है, रिसीवर ऑफ द एक्शन। एक्शन को रिसीव किसने किया या जिस पे काम किया गया दैट इज ऑब्जेक्ट। गुड, ये चीजें हमने कर ली थी। देन वी वर डूइंग सम एप्लीकेशंस। फर्स्ट एप्लीकेशन हमने की, अगर आपको याद है, पहली एप्लीकेशन कौन सी थी? फर्स्ट एप्लीकेशन कि कई बार दो सब्जेक्ट्स मिलके भी सिंगुलर वर्ब देते हैं अगर वो एक ही आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लाइक सम एंड सब्सटेंस ऑफ द पोएम इज एज फॉलोज। ठीक है, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। So sometimes even after having two subjects we take singular verb because it represents singular idea. That was our first application. Second application क्या थी भाई? Thank you Ragini, thank you Neha, Simran, Manish, thank you everyone for all your appreciation. Okay, सेकेंड एप्लीकेशन थी कि इफ ईच और एवरी, अगर ईच या एवरी से सेंटेंस स्टार्ट किया जाए, ईच या एवरी से अगर हम सेंटेंस स्टार्ट करें, इट ऑलवेज फॉलोज सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब।
रीजन भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। जिस बच्चे ने वीडियो नहीं देखी हो वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। थर्ड एप्लीकेशन हमारी थी मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, ये सब फ्रेजेस एक ही हैं। अ ग्रेट मैनी मीन्स ऑल्सो बहुत ज्यादा, अ गुड मैनी मीन्स ऑल्सो बहुत ज्यादा भारी मात्रा में, मैनी मीन्स ऑल्सो काफी क्वांटिटी में, ठीक है। तीनों का मतलब एक ही है, दे ऑल फॉलो प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब, ठीक है। बहुत ही इजी सा है। मेनी चेयर्स आर ऑक्यूपाइड, ठीक है। मेनी टीचर्स आर टीचिंग ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इस तरह से। ओके, अब फोर्थ एप्लीकेशन मत बनाना, थर्ड एप्लीकेशन में ही आपको एक और चीज ऐड करनी है। थर्ड एप्लीकेशन में ही you have to start one more thing, you have to add, sorry, in third application you have to add one more thing, that is sometimes many a, so many students confuse that many a is different from many. No, that's not okay, it's just an another way of saying many. many को कहने का एक और तरीका है many a, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसके मीनिंग में और उसके मीनिंग में कोई अंतर है। नो, many a which also means many, but we have to remember this, that after this we have to use singular noun or singular subject followed by singular verb, followed by सिंगुलर वर्ब। मैम सो वी हैव टू रोट इट बाय मेमोरी, हमें इसको रटना पड़ेगा? रटने की जरूरत नहीं है। आप कहोगे रटना तो पड़ेगा ही, क्योंकि पिछले वाले मैनी में प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब था, और जैसे ही मैनी अ लगा सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, सो दैट मीन्स वी हैव टू रोट इट बाय मेमोरी, हमें याद करना पड़ेगा, रट्टा लगाना पड़ेगा। नो, आप ये देखिए कि ए है, ए किससे पहले हो सकता है? किसी सिंगुलर सब्जेक्ट से ही पहले। अगर मैंने आपको कहा मैनी अ मैन wants to become rich quickly, many a man wants to become rich quickly, which part contains the error? कहां पे एरर है भाई बताइए? Where is the error? Hi Nafis, good afternoon, good to see you after a long time. I don't think so you attended the last class, did you? Okay, thank you so much Sonal. अच्छा, श्रद्धा कह रही है मैम हिंदी में ही पढ़ाइए। ठीक है श्रद्धा, आई ट्राई माई सेल्फ बेस्ट टू कीप इट बाइलिंगुअल, क्योंकि कुछ बच्चे हो सकते हैं वो शायद ऐसे राज्य से ऐसे स्टेट से हों जहां इंग्लिश ज्यादा प्रेफर कर रहे हो। ओके, आई ट्राई माई बेस्ट टू कीप इट इन बोथ दी लैंग्वेजेस। अंजिला इज सेइंग मैम इट शुड बी मैन। ओके, रागिनी इज सेइंग मैम मेन में गड़बड़ है। अनुज कह रहे हैं वांट होना चाहिए। अगर ए लगा हुआ है, ठीक है, अगर ए लगा हुआ है और यहां पर हमें पता है कि ए किसके पहले हो सकता है? ओनली प्रायर टू सिंगुलर सब्जेक्ट। एंड हाउ डू वी प्रोनाउंस दिस? मैन, मैनी अ मैन। एंड हाउ डू वी प्रोनाउंस दिस? मैन, MEN। ओके, सो मैनी अ मैन wants singular verb, because if the subject is singular, how can the verb be plural? So we have to keep verb only and only in singular form. Okay, now the next question could be कि मैम पर many का मतलब तो वही है ना, it only means many. Yes, true, मीनिंग तो वही है कि बहुत सारे लोग आजकल क्या
जल्दी से अमीर बनना चाहते हैं, स्पेशली वो जो इंस्टाग्राम रील्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो मतलब तो सेम है, द वे ऑफ राइटिंग, द स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग, हाउ वी आर फॉर्मिंग द सेंटेंस इज डिफरेंट। तो हम सेंटेंस को फॉर्म कैसे कर रहे हैं वो तरीका तो अलग है ना, ठीक है। अब मैंने आपको, अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि all boys in this class are quiet, all boys in this class are quiet, ठीक है। ओके, लेकिन अगर मैं ये कहना चाहूं ईच बॉय इन दिस क्लास इज क्वाइट, ठीक है। तो बात तो एक ही है, हर एक लड़का जो इस क्लास में है वो चुप है, और सभी लड़के जो इस क्लास में हैं वो चुप हैं। बट इफ यू हैव नोटिस द वर्ब वाज डिफरेंट, ऑल बॉयज आर क्वाइट, ईच बॉय इज क्वाइट, ओके, बिकॉज इन ईच वी हैव फोकस्ड वन 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 इंडिविजुअली। यस, नीरज, एच टेट के लिए नहीं, लेकिन हरियाणा टीजीटी पीजीटी के लिए। देखो, टेट में तो सिर्फ आपको 20 नंबर की इंग्लिश आएगी। अगर कोई भी टेट हो अगर आप दे रहे हो तो आपकी लैंग्वेज 20 मार्क्स की आएगी, तो वो 20 मार्क्स आप यहाँ से इंग्लिश की लैंग्वेज के ले सकते हो। लेकिन ओवरऑल अगर आपको पूरा टीजीटी पीजीटी इंग्लिश में अगर आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है, तो फिर आपके लिए बैच 100% यूजफुल है। यस नफीस, आई हैव ऑलरेडी मेंशन दिस कि मेरे भाई कल जो एशियन गेम्स हुए हैं उनमें सिल्वर मेडल जीते हैं, इस वजह से मैं कल क्लास नहीं ले पाई थी। ऑल स्टाफ आर, शिवाय पूछ रहे हैं। शिवाय, स्टाफ इज अ कलेक्टिव नाउन, ये कलेक्टिव नाउन होता है, इसलिए ऑल स्टाफ, ऑल होते हुए भी स्टाफ की वजह से हम इज लगाएंगे, क्योंकि स्टाफ एक कलेक्टिव नाउन है, ग्रुप को कहते हैं, ग्रुप हमेशा सिंगुलर की तरह बिहेव करता है। मैम, ए लगाने से क्या डिफरेंस हुआ, आकांक्षा पूछ रही है। आकांक्षा, बहुत सारे ग्रामेरियंस थे, ठीक है। अब मान लीजिए आज कोई एक टीचर, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ नेहा मैम, कल को कोई और टीचर पढ़ाए, हो सकता है वो कुछ अपना वेरिएशन लेके आए पढ़ाने के तरीके में, अलग स्टाइल हो उनका पढ़ाने का। इसी तरह से बहुत सारे ग्रामेरियंस थे, शुरू में मैनी बोलते थे, कुछ ग्रामेरियंस आए, उन्होंने कहा नहीं, हम तो मैनी आ करके लिखा करेंगे, बात पर वही रही। हम्म, जैसे आपने सुना भी होगा, मेनी टाइम्स आई हैव सीन यू लॉइटरिंग हियर एंड देयर, ठीक है, मैंने बहुत बार तुम्हें इधर उधर मंडराते देखा है। या फिर आप कहो, मेनी अ टाइम आई हैव सीन यू लॉइटरिंग हियर एंड देयर। तो मेनी अ टाइम और मेनी टाइम्स, दे हैव द सेम मीनिंग। समझ आया आकांक्षा? इज दिस क्लियर? समझ आया भाई? आगे चलिए, shall we move forward? Shall I move ahead? आगे चलना है भाई, यहां तक कोई प्रॉब्लम? हैव यू ऑल नोटेड दिस? अदरवाइज द पीडीएफ विल बी प्रोवाइडेड टू यू, इट्स ऑल अप टू यू। चलिए, दैट वॉज थर्ड एप्लीकेशन। ओके, अब इस स्लाइड पे हमने थर्ड एप्लीकेशन को बिल्कुल कंप्लीट कर दिया। थर्ड एप्लीकेशन शुरू लास्ट क्लास में हो गई थी। देयर आई एक्सप्लेन्ड मेनी, अ ग्रेट मेनी, अ गुड मेनी, दे ऑल टेक प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन। बट in third application there was another point which was B point. थर्ड एप्लीकेशन में एक और पॉइंट था, बी पॉइंट जिसे कहते हैं, और बी पॉइंट थोड़ा सा अलग था। जैसे ही हमने मैनी के बाद ए लगा दिया, अब सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। चलिए, नाउ दिस इज योर फोर्थ एप्लीकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट वन, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ये भी।
एज वेल एज बीच में ही लिखना, ठीक है, along with, together with, as well as, along with, together with, like, unlike, except, accompanied by, headed by, जब भी आपको इस तरह के कुछ फ्रेजेस मिले, ठीक है, एज वेल एज, along with, टुगेदर विद, या फिर ओनली विद, लाइक, यहां लाइक का मतलब पसंद करना नहीं, जैसे, जैसे वाला लाइक, ठीक है, शी इज अ टीचर लाइक मी, तो वो वाला लाइक, ठीक है, अनलाइक जैसे नहीं, एक्सेप्ट सिवाय, एकम्पनीड बाय किसी के साथ, हेडेड बाय किसी की लीडरशिप में, कंट्रोल्ड बाय किसी के नियंत्रण में। अगर हम इनमें से कोई भी फ्रेजेस देखते हैं, कोई भी, और उनको दो सब्जेक्ट से ज्वाइन किया गया है, उनको दो सब्जेक्ट से ज्वाइन किया गया है, सपोज ए एंड बी, दो सब्जेक्ट हैं कोई भी, ठीक है, जैसे कि मैंने यहां पे लिख लिया एवरीवन, या फिर all the members of the family, all the members of the family except my sister, all the members of the family except my sister. So my sister is B subject, okay, and all the members, this is subject A. मैम फैमिली सब्जेक्ट नहीं है बेटा, सब्जेक्ट क्या होता है जिसपे हम स्ट्रेस दे रहे हैं, जिसपे हम जोर दे रहे हैं, जिसपे हम फोकस कर रहे हैं, तो फैमिली पे फोकस नहीं हो रहा, फैमिली के सभी मेंबर्स, ठीक है, दिस इज सब्जेक्ट ए, ऑल दी मेंबर्स ऑफ दी फैमिली एक्सेप्ट, ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, सेंटेंस को जोड़ रहा है, माई सिस्टर सब्जेक्ट बी। अब यहां जो वर्ब आएगी वो वर्ब दैट विल बी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ए, all the members of the family except my sister is or are attending our neighbor's wedding. Now you people tell me what will come. All the members of the family except my sister, मेरे परिवार के सभी सदस्य सिवाय मेरी बहन को छोड़ के अटेंड कर रहे हैं नेबर्स की वेडिंग, नेबर की, ठीक है, पड़ोसी की शादी में सब गए हुए हैं सिवाय मेरी बहन को छोड़ के। बताइए, इस और आर, द वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू विच सब्जेक्ट, आई जस्ट टोल्ड यू, सब्जेक्ट ए और सब्जेक्ट बी। Rashi is saying, ma'am, it should be R. Anjula is saying, ma'am, it should be R. Okay. Any other? ठीक है, एवरीबडी इज सेइंग R. वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट ए के अकॉर्डिंग यहां लिख लीजिएगा, नोट करके, नोट करके, द वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू, the verb will be according to subject A. verb किसके अकॉर्डिंग होगी, सब्जेक्ट ए के, and subject A I can see it is plural, so I have to go with plural verb.
क्लियर? संतोष, मैंने जितने DSSS के मतलब अब तक जो टॉपिक्स कराए हैं उनके जो जो क्वेश्चंस थे वो मैंने शेयर करे, ठीक है? अभी इसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का लास्ट क्लास में तो मैंने शायद एक दो क्वेश्चंस करवाए थे, बट अभी इसका कोई क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, बट मैं नेक्स्ट टाइम फिर इसके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस DSSS वाले करवा दूंगी, डोंट वरी। इज अटेंडिंग नहीं होगा रागिनी, वाई वी विल टेक इज अटेंडिंग? वी हैव टू गो विद सब्जेक्ट ए। So now just look, subject is singular or plural? Members, plural. So verb will be plural. Let's take another example. एक और example ले लेते हैं. The teacher as well as all the students, the teacher as well as all the students were or was busy in the NEP 2020 program on its completion of 3 years. The teacher as well as all the students, the teacher as well as all the students were or was busy in the NEP 2020 program on its completion of 3 years. What will come? Shraddha, yes, we are taking the question simultaneously. Don't worry. I'll share DSSS questions as well. Vipin has said, ma'am, it will be was. Any other? और बताइए भाई. नेहा is saying, ma'am, were आना चाहिए. सिमरन कह रही है was. Sonal is saying was. Neha, why do you think that it should be were? Were क्यों लग रहा है बेटा? शिवेंद्र कह रहे हैं was आएगा. राशि कह रही है वॉज आएगा, भारती कह रही है वॉज आएगा, अंजिला और कुछ बच्चे कह रहे हैं वर आएगा. एज वेल एज, अब हम चेक कर लेते हैं एज वेल एज जो मैंने टेबल लिखवाई उसमें है या नहीं. बिल्कुल है. सेकंड पे देखिए क्या लिखा है, एज वेल एज तो है भाई, ठीक है. सब्जेक्ट ए और बी कौन से हैं? टीचर इज सब्जेक्ट ए or all the students subject B. The verb will be according to subject A. Now let's check subject A nature. Subject A का nature कैसा है? Singular है. Correct? समझ आया? कोई confusion? Shall I move ahead? यहां तक बात क्लियर है भाई? Any doubt? अब देखिए फोर्थ एप्लीकेशन. Yes, Rishikant, your comments are absolutely visible. But did you comment anything important that I missed? Kindly let me know. Rishikant, your comment is visible, but I don't think so that I have missed any comment of yours. If I did, please take my apology and comment it once again.
ओके, एप्लीकेशन। अनुष, किसका एग्जाम्पल बेटा? संतोष, व्हाट इज योर मैसेज? फिर से बताओ। संतोष, ऋषिकांत, क्या कमेंट और क्या मैसेज? मैंने नहीं देखा, फिर से बोलिए। इतने हम फोर्थ एप्लीकेशन पे चलते हैं कि आपको एक और एग्जाम्पल चाहिए इसका, तो मैं लिख देती हूँ एक और एग्जाम्पल। द कैप्टन, द कैप्टन along with his team, the captain along with his team were invited. Wrong or right? Wrong, because captain along with से पहले हमें देखना है क्या है। along with से पहले जो भी लिखा है वो क्या है? singular. So were invited will be wrong. Was invited. एप्लीकेशन 5 है मैम ये। अच्छा 5 है, ओके सॉरी। फिफ्थ एप्लीकेशन नाउ। When we have these sets of paper, these sets of pair like either or, which we can also pronounce either. Okay, either भी wrong pronunciation नहीं होता। Either or, neither nor, not only but also, not only but also. संतोष मैम, आई वॉन्ट टू से दैट फुल सेट ऑफ डी ट्रिपल एस पी, आगे क्या लिखा है? फुल सेट ऑफ डी ट्रिपल एस पी। आई वॉन्ट टू से दैट फुल सेट ऑफ डी ट्रिपल एस पी, आगे नहीं पढ़ा जा रहा। What is the reason to use a verb according to the first subject? Akanksha, nice question. Akanksha, according to grammar rules. See, any language. Akanksha, you have asked a very decent question that what's the reason why we are choosing only first subject as priority? Any language, whether it is English or Hindi or Spanish, कोई भी लैंग्वेज, कोई भी भाषा दो चीजों से बनती है, कुछ नियम से और कुछ कॉन्सेप्ट से। ठीक है, कुछ जो उसके नियम होंगे, रूल्स होंगे, और कुछ उसकी जो गहराइयां, समझ यानी कॉन्सेप्ट होंगे। भाषा कभी भी ना सिर्फ कॉन्सेप्ट के सहारे चल सकती और ना सिर्फ रूल्स के सहारे। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश ग्रामर रूल्स और अकॉर्डिंग टू एनी ग्रामर रूल्स, ग्रामर ये कहती है कुछ रूल्स में कि अगर आपको ये कुछ पर्टिकुलर सेट दिखे तो यहां ये समझ लेना है कि फोकस इसी पे ज्यादा है, स्ट्रेस इसी पे ज्यादा है। द कैप्टन विद हिज टीम, तो हमने कैप्टन को ज्यादा प्रायोरिटी दी, अपनी टीम के साथ इनवाइट किया गया। ठीक है, अगर इनविटेशन सबको मिला था और सभी मुख्य किरदार में थे तो हम ये लिखते ऑल द मेंबर्स वर इनवाइटेड, ऑल द टीम मेंबर्स वर इनवाइटेड। कहीं ना कहीं हमने कैप्टन को ज्यादा प्रायोरिटी दी कि कैप्टन अपनी टीम के साथ आ जाना। सो दैट्स द रीजन। सम रूल्स एंड सम कॉन्सेप्ट्स। Any language is made up of these two. ठीक है, so we are doing fifth application, either or, neither nor, not only but also। जब भी हम इन पेयर को देखें, ठीक है, इनसे पहले कोई सब्जेक्ट ए लिखा हो और नॉर बट ऑल्सो के बाद कोई सब्जेक्ट बी लिखा हो, अब किसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी? फिर से ये एक रूल है। ठीक है, I would like to repeat it कि any language, any XYZ language in this world is dependent on both the terms, facts as well as concepts. ठीक है,
अब जैसे बंगाल में देयर इज नो जेंडर, कि मैं लड़का भी बोलता है कि हाँ हाँ मैं जानता, लड़की भी बोलती मैं जानता, ठीक है, या रसगुल्ला खाती या कुछ इस तरह से। ओके, सो देर इज नो जेंडर बायसनेस, बोथ यूज द सेम लैंग्वेज, सेम टाइप ऑफ, इस तरह से। लेकिन हिंदी में लड़की जाती है और लड़का जाता है, ठीक है। तो कुछ लैंग्वेज होती हैं जो कॉन्सेप्ट ना होके कुछ रूल्स और कुछ कॉन्सेप्ट, दोनों का कॉन्सेप्ट दोनों का मिक्सचर होती हैं। हाँ संतोष, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यू विल गेट डेफिनेटली, you can count upon me. Just have patience because this is the third class only. First it's my request, मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले आप लोग थोड़ा सा क्लास में बने रहिए, समझिए चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, कैसे स्टार्ट हुई है क्लासेस, धीरे धीरे आपको सब मिलेगा बी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब जो वर्ब आएगी वो बी के अकॉर्डिंग आएगी, द वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू बी। लेट्स टेक एग्जाम्पल, either you or I is, am, are busy nowadays. Either you or I is or am or are busy nowadays. क्या आना चाहिए? शिवेंद्र हैज सेड मैम इट शुड बी एम। और बताओ भाई। ओके, सोनल इज सेइंग एम, सिमरन विद एम, ओके। यस, टुडे ओनली राशि, जल्दी जल्दी से इसको फिनिश करके। ईदर यू और आई, सो और के बाद वाला सब्जेक्ट वी हैव टू लुक, दिस इज बी सब्जेक्ट, ओके। और के पहले यू, दिस इज सब्जेक्ट ए, बट वी हैव टू अबाइड बाय, हमें किसके सहारे रहना है, वी हैव टू अबाइड बाय सब्जेक्ट बी। इन फिफ्थ एप्लीकेशन वी हैव टू अबाइड बाय सब्जेक्ट बी। सो वेदर द सब्जेक्ट बी जो भी है, इफ इट इज सिंगुलर प्लूरल जो भी, या आई या कुछ भी, उसी के अकॉर्डिंग चलना है। सो आई वी ऑल टेक, इट कांट टेक इज, इट कांट टेक आर, easy. Not only the students, but also the principal was, were against the syllabi. Not only the students but also the principal was or were against the syllabi. Syllabi is the plural form of syllabus. सिलेबस की प्लूरल फॉर्म क्या होती है, सिलेबाई। कुछ लोग कहते हैं मैम सिलेबस की फुल फॉर्म, सॉरी प्लूरल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म, सिलेबस की प्लूरल फॉर्म सिलेबसिस भी होती है और सिलेबाई भी होती है, ठीक है। सिलेबसिस अभी कुछ टाइम ज्यादा नहीं हुआ, लोगों ने सिलेबसिस बना दिया, बट अदरवाइज अगर आप ट्रेडिशनल इंग्लिश देखें, दैट द प्लूरल फॉर्म और प्लूरल वर्ब ऑफ सिलेबस, प्लूरल फॉर्म, सॉरी, प्लूरल फॉर्म ऑफ सिलेबस इज सिलेबाई।
जैसे ये सिलेबस, दैट इज सिंगुलर नाउन। सिलेबस ये क्या है? सिंगुलर नाउन। और अगर मैं कहूं सिलेबाई, दैट इज प्लूरल नाउन। ठीक है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि नहीं भाई अब तो सिलेबसेस भी हो गया है। ठीक है, गलत नहीं है वो लोग भी। Not only the students but also the principal was or were against the syllabi. The correct answer is was. Very good. ठीक है, राशि, सुमित, एक सेकेंड। Okay, some students have said, ma'am, was is the correct answer and you all are absolutely correct. ठीक है, because but also के बाद, but also के बाद जो भी सब्जेक्ट था वो क्या था? बी। और वर्ब भी किसके अकॉर्डिंग आएगी? बी के। और प्रिंसिपल सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब। गॉट इट? क्लियर है? आज हमें लिटरेचर भी स्टार्ट करना है तो जल्दी जल्दी इसको फिनिश करते हैं। Now, sixth application. This is our sixth application. Audio is clear? Audio clear है भाई? मैम क्या आई के साथ वॉज यूज नहीं कर सकते? ऋषिकांत, क्यों नहीं कर सकते? आई के साथ तो ज्यादातर वॉज ही यूज करते हैं। जैसे कि बिफोर बिकमिंग अ टीचर आई वॉज अ स्टूडेंट, yesterday आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, या फिर आई वॉज प्लेइंग पबजी 2 hours अगो। तो आई के साथ बिल्कुल वॉज यूज कर सकते हैं। आप लोग इस तरह से कंफ्यूज होंगे कि मैम आई के साथ हमने वर देखा है, आई के साथ वर्ड जो आपने देखा है वो आपने इमेजिनेशन में देखा होगा। आई विश आई वर अ बर्ड, आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, आई विश आई वर कटरीना कैफ, इस तरह से। ठीक है, तो वर जो यूज होता है वो हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस में या इमेजिनेशन में यूज होता है। अदरवाइज अगर आप कोई पास्ट टेंस यूज करना चाह रहे जो इमेजिनेशन नहीं है, जो रियल फैक्ट है बट पास्ट में हुआ था, तो वॉज आता है। करेक्ट? समझ आया भाई? ऋषिकांत, इज इट क्लियर? ऑडियो क्लियर नहीं है भारती? ऑडियो, yes, Sumit, you are correct. I wish I were a king. Audio is not clear. Up? Bharti now? चलिए। Okay, either of, any of, neither of, none of, इन कुछ फ्रेजेस को ध्यान से देखिए। आइदर ऑफ, एनी ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ। ठीक है, पहले तो मतलब समझ लेते हैं कि आइदर ऑफ का जो मीनिंग है, ध्यान से समझना। ओके, भगदड़ करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही पेशेंस के साथ समझना कि आइदर ऑफ का मतलब है 1 out of 2, एनी ऑफ का मतलब है 1 greater than 2 में से, नाइदर ऑफ का मतलब है 0 out of 2, नन ऑफ का मतलब है 0 greater than 2 में से।
इजी है भाई, अभी तक कोई डाउट? बहुत इजी है, ठीक है। तो अब रटना नहीं है, एक चीज तो हम समझ गए, इसे बिल्कुल भी रटना मत, ये मत सोचना वो प्लस प्लस लगा के जो बुक्स में रूल्स लगे हुए हैं मैम उनको छपवा रही हैं। कॉन्सेप्ट के साथ समझना, रटना नहीं। आइदर ऑफ, एनी ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ। अगर हम ये डिनोमिनेटर में देखें तो चाहे 2 हो चाहे ग्रेटर देन 2, चाहे 2 हो चाहे ग्रेटर देन 2, सिंगुलर है या प्लूरल? अगर मैं 2, 3, 5, 7, 10, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा की बात करूंगी तो सिंगुलर है या प्लूरल? बोलो। जल्दी बताइए भाई, डिनोमिनेटर में कोई भी डिजिट सिंगुलर दिखी या प्लूरल है? बोलिए भाई जल्दी। सिमरन, रागिनी, अनुज, ऋषिकांत, रिस्पॉन्ड कीजिए। अनुज कह रहे हैं कि ये है प्लूरल, ओके। ओके, सोनल का आंसर आया है प्लूरल है, ठीक है। राशि, सिमरन, सभी बच्चे कह रहे हैं कि ये है प्लूरल। तो ऑब्वियसली ऑफ का मतलब क्या होता है? जिनमें से। ऑफ के बाद जो भी चीज आएगी यानी वो डिनोमिनेटर है कि किन में से, और हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर में हर डिजिट क्या है? प्लूरल है। तो यानी आने वाला नाउन हमेशा क्या होगा? प्लूरल नाउन। आने वाला नाउन हमेशा क्या होगा? प्लूरल नाउन, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें न्यूमरेटर की, ठीक है, तो वो या तो एक है या एक है या जीरो है या जीरो है। ठीक है, तो अगर हम न्यूमरेटर की बात करें वो या तो एक है या जीरो है या जीरो है, तो वर्ब जिसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं डिनोमिनेटर में से, ठीक है, जिसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं, जिसको हम ऊपर रख रहे हैं, वो एक सिंगुलर डिजिट है। तो यहां पर वेट, चल क्यों नहीं रहा है? सिंगुलर वर्ब। एक एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल any of these students has or have taken, any of these students has or have taken selection in TGT English exam. Any of these students has or have taken selection in TGT or in TGT English exam. Ragini Singh, ma'am, you are not talking. Oh, Ragini, no, it's not like that. If I missed your comment, so please sorry. Vipin is saying, ma'am, it should be has. Any of these students. अब रटना नहीं है, ये स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। ये कितने हो सकते हैं? आप देखो, एनी ऑफ का मतलब होता है 2 से ज्यादा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स कुड बी 3, कुड बी 5, कुड बी 10, कुड बी 100। पर इनमें से एक, ये
स्टूडेंट्स कितने हो सकते हैं? 3, 5, 10, 100, 200, 500, एनी नंबर, ठीक है, क्योंकि एनी ऑफ तभी आता है जब डिनोमिनेटर में 2 से ज्यादा हो। पर मैम लिखा तो नहीं कितने हैं, तो आप कैसे कह सकते हो? लिखा नहीं है तभी मैं ये कह सकती हूँ कि 2 से ज्यादा कितने भी हैं, 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन बात हो रही है इनमें से एक की, बात हो रही है एक की, तो आंसर मस्ट बी हैज, ना कि हैव। गॉट इट? समझ आया भाई? कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है तो पूछिए भाई। डन। अब एक चीज और हो सकता है, देयर आर चांसेस, ओके, देयर आर चांसेस, थैंक यू सिमरन, कि मान लीजिए एनी ऑफ दीज 5 को वर्ड्स में लिखते हैं, क्योंकि इंग्लिश में कभी भी डिजिट्स, इंग्लिश में अगर आप कुछ पेपर लिख रहे हैं तो डिजिट को हमेशा न्यूमेरिकल फॉर्म में ना लिखें, आप वर्ड्स में लिखें। एनी ऑफ दीज, ऐसे राइटिंग वगैरह भी जब आप बच्चों को सिखाएंगे, ठीक है, ऐसे राइटिंग हो गया, आंसर राइटिंग हो गया, तो प्लीज आप बच्चों का भविष्य बिल्कुल खराब ना करिए। बच्चों को फाउंडेशनल एज से ही, ठीक है, ये सिखाइए कि अगर आप कोई ऐसे लिख रहे हैं, कोई लिटरेचर का आंसर लिख रहे हैं, कोई टेक्स्ट बुक का आंसर लिख रहे हैं, तो कभी भी डिजिट को नंबर फॉर्म में ना लिखें, ये इंग्लिश का रूल नहीं कहता, ठीक है। बहुत सारी नोटबुक्स जब मैं चेक करती हूँ तो ये चीज मैं देखती हूँ कि बच्चे डिजिट को इस तरह से लिखते हैं 5, 2 बना के, तो बहुत ही वियर्ड सा लगता है, इससे मार्क्स डिडक्ट होते हैं, ये नियम है। एनी ऑफ दीज 5 स्टूडेंट्स, ओके, हैज टेकन सिलेक्शन इन टीजीटी इंग्लिश एग्जाम। श्रद्धा, जो डाउट है पूछिए, क्या डाउट है? मैम नीदर की एग्जाम्पल दीजिए। हाँ, अभी देती हूँ, अभी देती हूँ श्रद्धा, वेट। एनी ऑफ दीज 5 स्टूडेंट्स हैज टेकन सिलेक्शन इन टीजीटी एग्जाम। तो आप कहोगे मैम अब तो बिल्कुल सही है सेंटेंस, नो एरर। श्रद्धा, आई टेक नीदर का भी एग्जाम्पल लूंगी, नन का भी लूंगी, ठीक है, उसके बाद हम लिटरेचर करेंगे, ठीक है, डोंट वरी। आ जाइए। एनी ऑफ दीज 5 स्टूडेंट्स हैज टेकन सिलेक्शन इन टीजीटी इंग्लिश एग्जाम। इसमें कोई एरर है? कोई एरर नहीं है, क्योंकि हमें ये पता ही है कि एनी के साथ 2 से ज्यादा संख्या होती है, 2 से ज्यादा संख्या। अगर मैं खाली स्टूडेंट्स लिख दूं तो भी ठीक है, अंडरस्टूड है कि 2 से ज्यादा ही होंगे। अगर मैं 5 लिख दूं तो और अच्छा किया, साफ साफ बता दिया 2 से ज्यादा कितने। ना लिखती तो भी ठीक था, लिख दिया तो भी ठीक है। अच्छा, फिर आई विल चेक द वर्ब। वर्ब इज ऑलरेडी करेक्ट बिकॉज एनी मीन्स 1 आउट ऑफ greater than 2. The sentence is absolutely correct. But what if I write 2 here? Any of these two students has taken selection in TGT English exam, then it will be wrong. Why ma'am? Because any आता है greater than 2 के लिए. So in this case, what we can do? Can we change 2 into 3, into 4, into 5? No. We don't have the power, the right, the ability to change the given subject. हम एग्जामिनर ने अगर हमें 2 दे दिया तो हम अपनी मर्जी से 5, 6, 10 कैसे कर दें? Yes, we have the power to change this phrase. Now it must be either of. Is it clear?
यस, वेरी गुड आकांक्षा। सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा राशि, डोंट वरी। आपके एग्जाम से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। पहले शुरुआत करते हैं धीरे धीरे, फिर हम थोड़ी सी हल्की सी स्पीड बढ़ाएंगे भी, लेकिन मेरे ख्याल से पहले समझ बहुत जरूरी है। अच्छा पढ़ें जितना पढ़ें। इज इट क्लियर? ओके गुड। तो बस ध्यान रखना कि आपको डिजिट का भी ध्यान रखना है, वर्ब का भी ध्यान रखना है, और साथ में आप कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं। इन सबको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते हैं, नन ऑफ, नीदर ऑफ, एनी ऑफ, ईदर ऑफ। उनको भी चेक करना है। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। None of these two culprits was found guilty. None of these two culprits was found guilty. Tell me the error fast. जल्दी से error बताइए भाई। क्या error है? We will change non-distributive pronoun into कांशा किसमें? अनुज कह रहे हैं वर होगा। क्यों अनुज? कोई भी नहीं। टू इज रॉन्ग। तो क्या मैं 2 को 5 कर सकती हूँ, 4 कर सकती हूँ, 3 कर सकती हूँ? नन की जगह नीदर होगा। गुड श्रद्धा, वेरी गुड। ओके सिमरन, जिन भी बच्चों ने ये कहा है कि मैम देखिए वर्ब तो ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कोई भी गिल्टी नहीं था, कोई भी गिल्टी नहीं था। ठीक है, वर्ब तो ठीक है। अच्छा, और जहां तक हम ये जानते हैं कि नन आता है 0 आउट ऑफ ग्रेटर देन 2 के लिए। अगर यहां पर ये 2 ना होता, द सेंटेंस वुड हैव बीन करेक्ट। None of these culprits was found guilty. The sentence could have been correct. Okay, but गलती क्या हुई? अगर यहां पर 2 दे दिया, अगर 2 नहीं होता, खाली कल्प्रिट्स होता, तो हम अपनी तरफ से इमेजिन कर लेते कि ग्रेटर देन 2 ही होगा। हम अपनी तरफ से एश्योर हो जाते कि यार एग्जामिनर ने कुछ नहीं लिखा तो ग्रेटर देन 2 ही है। लेकिन अगर एग्जामिनर कुछ लिख के इसको हमें सेंटेंस दे रहा है, तो इसका मतलब वो जानबूझ के ये कर रहा है। अगर वो 2 लिख रहा है TWO, तो वो जानबूझ के ये चीज चेक करना चाह रहा है कि इफ दे हैव द नॉलेज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, सो वी मस्ट नो कि 2 के लिए नन नहीं है। समझ आया भाई? अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। सिर्फ नन के केस में, सिर्फ नन के केस में अगर मैं जैसे कहूं नन ऑफ द पांडवास, ओके, नन ऑफ द पांडवास was or were responsible
फॉर द बैटल। नन ऑफ द पांडवास वॉज और वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैटल। अब बहुत ध्यान से समझना, यही एक चीज है समझने वाली, बाकी सब तो आप समझ गए हो इजीली। ठीक है, नन का मतलब है जीरो आउट ऑफ ग्रेटर देन टू, और हम लोगों को पता है पांडव यानी पांच थे, पांडव यानी पांच थे, तो उस हिसाब से नन सही लिखा हुआ है, उस हिसाब से नन सही लिखा हुआ है। ये चीज चेक कर ली कि पांडव यानी पांच थे, कोई गलती नहीं है, नीदर नहीं आ सकता, नन ही आएगा। ठीक है, और मैम आपने बताया है कि वर्ब सिंगुलर होती है, आपने बताया वर्ब सिंगुलर होती है, तो वॉज वुड बी करेक्ट, बट ओनली इन द केस ऑफ नन। सिर्फ नन के केस में, ओनली एंड ओनली इन द केस ऑफ नन, both the verbs are acceptable. This you have to remember. Only in the case of none, both the verbs are acceptable. कोई भी पांडव रिस्पॉन्सिबल नहीं था, singular verb should be given more priority, but if plural verb is given, we can go by that. Okay, but if you have to choose one, if you have to choose one verb, अगर एक ही वर्ब चुननी है तो इसको आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। समझ आई भाई ये चीज थोड़ी सी याद करने लायक है, और तो इसमें इजी था, इजी टू अंडरस्टैंड था। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि मैम आप किसको प्रायोरिटी दोगे, तो मैं तो वॉज को ही दूंगी। ठीक है, कि पांचों पांडव में से कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं था महाभारत के लिए। ठीक है, लेकिन कुछ लोग इस तरह से भी बोल देते हैं कोई से भी पांडव रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, जो कि गलत है, पर पता नहीं क्यों, बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ अमेरिकन इंग्लिश लोग उसको भी सही मानने लग गए हैं। बट इफ यू आस्क मी, आई थिंक वॉज शुड बी गिवन मोर प्रायोरिटी। चलिए भाई आगे आ जाइए अब। सो फार वी हैव डन हाउ मेनी एप्लीकेशंस, कितनी एप्लीकेशंस सबने कर ली, 5 और 6? 6 एप्लीकेशन। सेवेंथ एप्लीकेशन, वन ऑफ। अब एक को छांट रहे हैं, फिर से रटना नहीं है। हम किसी एक इंसान को एक में से तो नहीं छांट सकते कि मैं कहूं एक में से एक विजेता हो गया, एक में से एक जीत गया। मैं ये कह सकती हूँ दो में से एक जीत गए, एक जीत गया, दो में से एक हार गया। ठीक है, या फिर तीन में से एक हार गया, या चार में से एक हार गए। एक में से एक तो नहीं हो सकता, एक में से तो एक नहीं हो सकता। मैं हमेशा ये कह सकती हूँ कि एक दो में से जीत गया, एक तीन में से जीत गया, पांच बच्चों में एक फर्स्ट आ गया, या पांच बच्चों में एक बच्चा फेल हो गया। लेकिन एक को छांटने के लिए ग्रुप दो या दो से ज्यादा का होना चाहिए। ठीक है, तो दो या दो से ज्यादा का होना चाहिए, दैट मीन्स ऑलवेज मस्ट बी प्लूरल नाउन, और यू कैन सिंपली राइट प्लूरल सब्जेक्ट। लेकिन अल्टीमेटली छांटना तो किसको है, अल्टीमेटली वी हैव टू सिलेक्ट ओनली एंड ओनली वन। ठीक है, अल्टीमेटली वी हैव टू सिलेक्ट वन। लेकिन वन मैं ये कह सकती हूं कि जैसे ये दो बॉटल्स हैं, अगर आप देख पा रहे हैं कि ये दो बॉटल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल दो बॉटल्स मैंने आपको दिखाई, मैंने कहा मुझे वो ग्रे वाली बॉटल अच्छी लगी, दो में से वो जो एक ग्रे वाली बॉटल थी वो अच्छी लगी। बट अगर मैं ये कहूं कि ये एक बॉटल है और एक में से एक मुझे अच्छी लगी, तो दैट वुड नॉट मेक एनी सेंस, उससे कोई सेंस नहीं बनी सेंटेंस की। तो जब भी आप किसी एक चीज को सिलेक्ट करते हो, ड्रेसेस हैं, आपको शॉपकीपर ने 5 ड्रेस दिखाई, 10 दिखाई, तो आपको एक पसंद आई,
तो छांटने की जब बात आती है तो छांटने में हमें कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। पर छांटना अगर एक को ही है तो वर्ब, क्रिया, वो तो सिंगुलर ही रहेगी। वन ऑफ प्लस प्लूरल सब्जेक्ट, verb will be singular. Okay, example. One of the causes of cancer are the use of tobacco. One of the causes of cancer, which is a disease, obviously you know. One of the causes of cancer are the use of tobacco. What's wrong here? क्या गलत है? बताइए। Fast. One of the causes of cancer are the use of tobacco. Where I went wrong. कहां मैं गलत हो गई, कहां मैंने गलत लिख दिया? रागिनी सिंह नो एरर, शिवेंद्र कह रहे हैं आर गड़बड़ है, सिमरन कह रही है इस होगा, बस होने वाला है कांक्षा, होने वाला है। ओके, वन ऑफ द कॉजेस ऑफ कैंसर आर द यूज ऑफ टोबैको। इसमें यहाँ पे आर गड़बड़ है क्योंकि बता रही हूं कि कॉजेस तो बहुत सारे हैं कैंसर के, देयर आर मेनी कॉजेस ऑफ कैंसर, लेकिन उनमें से जो एक है, उनमें से जो एक है, एक क्या है? तंबाकू का प्रयोग। देयर आर मेनी कॉजेस ऑफ कैंसर बट आउट ऑफ दोज कॉजेस वन इज द यूज ऑफ टोबैको। कॉज क्यों होगा श्रद्धा? नहीं बेटा, कॉज नहीं होगा। वाई इट वुड बी कॉज? ऑफ है ना, ऑफ। ऑफ है ना, ऑफ। इन कॉजेस में से एक, इन कॉजेस में से एक, ठीक है। तो कॉजेस तो बिल्कुल ठीक था। चलिए भाई, अब आ जाइए लिटरेचर पे। बहुत बच्चों को इंतजार था, लिटरेचर लिटरेचर लिटरेचर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं। आपको भी पता है, जिसने अगर इंग्लिश पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, ठीक है, लेकिन इस शब्द का इस्तेमाल बहुत करते हैं कि बड़ा शेक्सपियर बन रहा है, ठीक है। तो शेक्सपियर एक ऐसा नाम है स्पेशली इंग्लिश में जिससे बच्चा बच्चा वाकिफ है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रेट ऑथर्स, ठीक है, जो इंग्लिश के महान ऑथर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को एक नया रूप, एक नई दिशा दी, ठीक है, जिससे वर्ल्ड वाइड इंग्लिश लैंग्वेज फेमस हो गई। उन ऑथर्स को हम पढ़ेंगे और उनके वर्क्स को, उनके वर्क्स मतलब उनकी रचनाएं, उनकी क्रिएटिविटीज, उनकी क्रिएशंस, क्या क्या उन्होंने कविता लिखी, ड्रामा लिखा, प्ले लिखे, वो सब हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं भाई। ओके, यहां से सबको विजिबल है भाई? ओके राशि, शैल वी स्टार्ट? विलियम शेक्सपियर। अब आप मुझे ये बताइए कि इनको एक और नाम से जाना जाता है, वैसे मैंने पॉइंट्स में भी लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर आप बताएं किस नाम से जाना जाता है इनको। और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, विलियम शेक्सपियर को किस नाम से और जाना जाता है? बोलिए भाई, जितने ये इंग्लिश में ऑनर्स और ये सारे बच्चे बैठे हैं, बताइए। विलियम शेक्सपियर, जिनका जो बर्थ है वो 1564 में हुआ था, जो डेट दी हुई है 23 अप्रैल,
इसको आप एग्जैक्ट डेट मत मान के चलिएगा। क्यों मैम? क्योंकि बेटा किसी भी बुक में 100% प्रिसाइजली ये बात एक्सेप्ट नहीं की गई है कि हाँ वो पक्का 23 अप्रैल को ही हुए थे। आपको बहुत जगह मिलेगा ऑन और अबाउट 23 अप्रैल, तो 100% गारंटी के साथ नहीं, बट 23 या 23 अप्रैल के आसपास उनका जन्म हुआ था। किनका? विलियम शेक्सपियर का। ठीक है। जिनको दूसरा नाम बार्ट, बार्ट ज्यादा फेमस है। अब स्टार्ट वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पूछेगा तो किसी और तरीके से पूछेगा सुमित, लेकिन बार्ट, बार्ड ऑफ एवन। ठीक है। बार्ड का मतलब क्या होता है? पोएट, कवि। ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो राइटर। हालांकि बार्ड का असली मीनिंग आर साइलेंट है। बार्ड, BARD, जिसमें आर साइलेंट है, इसका असली मीनिंग होता है कवि, पोएट। ठीक है। इन्हें बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है, और इनको ये नाम किसने दिया था उस पर भी चर्चा करेंगे। बट पहले बात ये समझनी चाहिए कि एवन क्या है। ठीक है। ये जो मैंने लिखा कि एट स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन वाकविकशक, ठीक है, ये स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन क्या है? ये उस स्ट्रीट का नाम है जहां वो पैदा हुए थे, उस गली का, उस रेजिडेंशियल कॉलोनी का जहां वो पैदा हुए थे। जैसे गली मोहल्ले के नाम होते हैं, तो स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन वहां का नाम है। अब बात आती है, तो ये एवन शॉर्ट फॉर्म में या शॉर्ट में बोल देते हैं कि उस गली का पोएट, इस तरह से। ओके। अब बात आती है, ये वारविकशर क्या है? ये एक कंट्री है। और कैसी कंट्री है, कैसा देश है? नॉन मेट्रोपॉलिटन। नॉन मेट्रोपॉलिटन से क्या समझते हैं? यानी शहरी नहीं है, थोड़ा सा गांव क्षेत्र जैसा इलाका या जैसा देश है। यानी जिसको हम, एक होता है मेट्रोपोलिस जो सिटी शहर बेस्ड होता है, और एक होता है गांव टाइप जिसे हम बोलते हैं नॉन मेट्रोपॉलिटन। तो अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे, तो वारविकशर जो है ये आपको एक नॉन मेट्रोपॉलिटन कंट्री दिखाएगा जो वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में है। ठीक है। इंग्लैंड आप जानते हैं, इंग्लैंड कहाँ है भाई? ब्रिटेन में। ठीक है। इंग्लैंड के भी आप थोड़ा वेस्ट में चले जाएंगे तो एक और कंट्री है जिसको हम बोलते हैं वारविकशर। शायर नहीं बोलते, वारविकशर। यहां तक कोई बात समझ आई? यहां तक कोई डाउट भाई? यस आकांक्षा, वेरी गुड। यहां तक कोई डाउट? बोलो भाई। ठीक है। उनके फादर एक प्रॉस्परस, यानी एक वेल्दी, एक अच्छे, एक इन्फ्लुएंशियल, ठीक है, एक प्रभावी ट्रेड्समैन थे। ऐसा नहीं कि मतलब वो घर से उनको बहुत ज्यादा दिक्कत थी, उनका घर का काम वगैरह पहले से ही ठीक था। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। ही वॉज सेंट टू अ ग्रामर स्कूल वेयर ही लर्न स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। इस चीज का क्या मतलब हुआ कि वो एक ग्रामर स्कूल में भेजे गए जहां उन्होंने स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक सीखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं फिर से बोलती हूं, स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। और ये टर्म उनको किसने दी थी, मैं ये भी बता देती हूं। बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने उनको कहा था कि शेक्सपियर एक स्मॉल लैटिन और लेस ग्रीक है। यस सुमित, नॉन मेट्रोपॉलिटन का मतलब होता है रूरल, गांव जैसा। तो ये जो आपकी वारविकशर कंट्री है ये नॉन मेट्रोपॉलिटन है, जो इंग्लैंड के थोड़ा सा वेस्ट चले जाए तो वहां पड़ता है। बेन जॉनसन ने इनको एक उपाधि दी, स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। ये एक टाइटल है और जिसका इडियमेटिक मीनिंग है। इडियमेटिक मीनिंग मतलब कि मुहावरे के तौर में ऐसे इंसान को जो पढ़ा लिखा कम है, स्कॉलर नहीं थे, कोई बहुत ज्यादा विद्वान नहीं थे, कोई बहुत ज्यादा डिग्रियां उन्होंने हासिल नहीं की थी। तो बेन जॉनसन ने ये कहा कि बावजूद इसके कि वो स्मॉल लैटिन और लेस ग्रीक थे, फिर भी उनकी लिटरेरी एकम्प्लिशमेंट्स बहुत हैं।
यानी वर्ल्ड वाइड उनको जाना जाता है। इंग्लिश के आप ये बोल सकते हैं कि फादर ऑफ पोएट्री, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, बहुत कुछ हम बोलते हैं शेक्सपियर को, ठीक है। लेकिन वो एक बहुत ज्यादा पढ़े लिखे इंसान नहीं थे। तो जब भी आपसे ये पूछा जाए कि, या तो ये पूछ ले, हु गेव दिस टाइटल टू शेक्सपियर, स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, बेन जॉनसन, ठीक है। या फिर ये पूछ ले कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, देयर यू कैन रिप्लाई, देयर यू कैन रिस्पॉन्ड, देयर यू कैन टेक द ऑप्शन, इट मीन्स लेस एजुकेटेड, ठीक है। समझ आया भाई? ऑल क्लियर? यहां तक कोई डाउट? इन हिज 19th ईयर, ठीक है, बहुत ज्यादा उम्र में नहीं और ठीक ठाक उम्र में ही, कमी उम्र में बल्कि मैं कहूंगी, कि उन्होंने शादी कर ली। और किससे? एने हाथवे, ठीक है। एनी बोल सकते हैं, एने बोलते हैं, कोई लोग प्रोनाउंसिएशन में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एनी हैथवे से उन्होंने शादी कर ली, जो उनसे 8 साल सीनियर थी। कितने साल? 8 साल उनसे सीनियर थी। बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट पढ़िएगा, फिर मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी कि सिर्फ लाइफ से, यहां पे मैं शेक्सपियर की लाइफ, ठीक है, यानी उनकी जो बायोग्राफी है ऊपर ऊपर, ठीक है। अभी उनके हम वर्क्स पे, उनके रिज्यूमे पे, उनकी करियर प्रोफाइल पे नहीं गए, सिर्फ जो ऊपर ऊपर का बायोडाटा है उनका, उनकी लाइफ का जो हम एक ओवरव्यू कर रहे हैं, उससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, एनी हैथवे से उन्होंने 19th ईयर, जब वो 19 साल की उम्र के थे, उन्होंने शादी कर ली, जो उनसे 8 साल बड़ी थी। इन 1587 ही वेंट टू लंडन टू सीक फॉर्च्यून्स। उनका जन्म तो कहां हुआ था? कहां पे? वॉरविकशायर, जो किसमें है? इंग्लैंड में ही, ठीक है। इंग्लैंड से थोड़ा सा वेस्ट को पड़ता है। लेकिन वो अपने लक को आजमाने के लिए, ठीक है, कहां चले गए? लंदन। और लंदन किसकी कैपिटल है? बताओ भाई जल्दी से। वॉरविकशायर एक नॉन मेट्रोपॉलिटन कंट्री है, लेकिन अपने लक को आजमाने के लिए, अपने फ्यूचर को देखने के लिए, अपने करियर के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि मैं क्या कर सकता हूं क्या नहीं, वो कहां चले गए? लंदन। और जो किसकी कैपिटल है? इंग्लैंड की। यहां तक कोई दिक्कत भाई? ओके। He gained popularity and appeared on the stage as an actor, ठीक है। उनको धीरे धीरे पॉपुलैरिटी मिलने लग गई। उनको पॉपुलैरिटी एकदम से ऐसा नहीं कि उन्होंने कविता लिखनी शुरू कर दी, उन्होंने ड्रामा लिखना शुरू कर दिया, उन्होंने प्ले लिखनी शुरू कर दिया, नहीं। सबसे पहले उन्होंने क्या किया भाई? एक्टर के तौर पे प्लेज में काम किया, एक्टर के तौर पे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे, कि भाई कोई नाम माने कि नहीं भाई, एग्जाम्पल के तौर पे बेन जॉनसन का एक प्ले था, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ठीक है, ये प्ले था बेन जॉनसन का, बहुत फेमस। बेन जॉनसन जो बाद में इनके फेलो प्ले राइट भी बने। फेलो प्ले राइट का मतलब जैसे कलीग्स होते हैं, तो बाद में जब शेक्सपियर भी लिखने लग गए प्लेज, ड्रामा, पोएट्री, तब तो वो उनके कलीग हो गए। पर कहीं ना कहीं सीनियरिटी में वो बेन जॉनसन उनसे ऊपर थे, क्योंकि वो उनके प्लेस में काम कर चुके थे एज एन एक्टर। और एक बड़ा फेमस प्ले जिसमें उन्होंने काम किया था, जिनमें उनको थोड़ा सा रिकॉग्निशन मिला, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। ओके, देन ही बिकेम अ प्ले राइट टू, और धीरे धीरे वो एक प्ले राइट बन गए। कौन? शेक्सपियर। पहले एक्टर के तौर पे काम किया और फिर अपने प्लेस लिखने भी लग गए। आगे आ जाते हैं। डेविड गैरिक या ल्यूकन कॉल्ड हिम बार्ड ऑफ एवन। इस चीज पर बहुत ही ज्यादा स्पेकुलेशंस हैं, मतलब ये स्केप्टिकल है। स्केप्टिकल क्या होता है? कि डाउटफुल, यानी अगर आप किसी चीज को लेके स्केप्टिक हैं या स्केप्टिकल हैं, मतलब आप डाउटफुल हैं। कहीं भी ये चीज प्रूफ नहीं होती कि हाँ भाई डेविड ने या ल्यूकन, किसने इनको बार्ड ऑफ एवन कहा था। तो इस तरह का क्वेश्चन शायद ना आए कि किसने कहा था, लेकिन शेक्सपियर को और किस नाम से जाना जाता है ये जरूर आ सकता है। अगर आएगा तो यही आएगा। ये आना मुश्किल है, क्योंकि कहीं भी 100% प्रूफ के साथ ये चीज नहीं मिलती कि डेविड गैरिक ने कहा। डेविड गैरिक क्या थे? एक एक्टर थे।
ओके। और ल्यूकन क्या थे? ये एक राइटर थे। ये बात कहीं भी प्रूफ नहीं होती कि ल्यूकन ने इनको सबसे पहले बार्ड ऑफ एवन कहा या डेविड गैरिक ने कहा। ओके, फिर से एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं। 1564 में इनका जन्म हुआ। 23 अप्रैल और अबाउट, या तो 23 को या उसके आसपास, ठीक है। वो ग्रामर स्कूल भेज दिए गए जहां उन्होंने बहुत ज्यादा स्कॉलर नहीं बने, बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करी, पर हाँ उन्होंने अपने स्किल्स को शार्पन जरूर किया, समझ जरूर अच्छी बढ़ाई उन्होंने। ओके, 19th ईयर में उन्होंने शादी कर ली एने हैथवे से। फिर वो लंदन चले गए अपने लक को आजमाने। पहले उन्होंने स्टेज पे एक्टर के तौर पे काम किया। बेन जॉनसन ने ही उनको स्मॉल लैटिन और लेस ग्रीक कहा था कि ये ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है बट अचीवमेंट्स इसकी बहुत है। ओके, फिर ये एक प्ले राइट बन गए। इनको बार्ड ऑफ एवन किसने कहा था ये इतना जरूरी नहीं, लेकिन इनको बार्ड ऑफ एवन कहा जाता है ये जानना बहुत जरूरी है। बार्ड का मतलब बेसिकली पोएट होता है या राइटर होता है। रॉबर्ट ग्रीन, रॉबर्ट ग्रीन कहीं ना कहीं इनसे चिढ़ते थे, ठीक है। कहीं ना कहीं उनको थोड़ी सी जलन या एनवीएस भी बोल सकते हैं। एनवीएस और जेलस में आपको फर्क पता ही होना चाहिए कि जेलस तो होता है प्योर जलन, एनवीएस होता है कि यार जो उसके पास है वो मेरे पास भी हो सकता था, इस तरह से, ठीक है। ये इनसे थोड़ा ज्यादा खुश नहीं थे। इनको ये लगता था कि ये चीजों की चोरी करते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, देखते कितने बच्चे जानते हैं कि जो किसी लिटरेरी टर्म को या लिटरेरी डिवाइस, ये नहीं बोलेंगे, जैसे किसी भी लिटरेरी एकम्प्लिशमेंट को कोई चोरी करके उस वर्ड को क्या कहते हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अगर आप समझते हैं। जो किसी के क्रिएशन को, जिस किसी के लिटरेरी वर्क को चुराए और फिर अपने में उसको कॉपी पेस्ट करे, उसको क्या बोलते हैं? बताइए। ये सुना होना चाहिए आप लोगों ने। अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं कल फिर पूछूंगी। यस, वेरी गुड श्रद्धा। और इसकी नाउन फॉर्म क्या होती है? प्लेजरिस्ट, ठीक है। ओके, यस। तो वो इनसे चिढ़ते थे, उनको लगता था ये प्लेजरिस्ट हैं, ये चीजों को चोरी करते हैं और फिर अपने ही लिटरेरी वर्क्स में डाल देते हैं। तो इन्होंने, रॉबर्ट ग्रीन ने इनको क्या कहा था? अपस्टार्ट। अब अपस्टार्ट का मतलब क्या होता है? वो इंसान जो दिखाता है उस पर बहुत कुछ आता है, या उसको अचानक से सफलता मिल गई तो उसमें घमंड आ गया। तो रॉबर्ट ग्रीन को ये लगता था कि इनका कहीं तुक्का फिट हो गया, ठीक है, अचानक से इनको सफलता मिल गई, तो अब ये अपनी सफलता का बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लेजरिज्म फॉलो कर रहे हैं। प्लेजरिज्म होता है साहित्य की चोरी और प्लेजरिस्ट होता है साहित्य की चोरी करने वाला। तो वो कहीं ना कहीं उन्होंने इस पे विलियम शेक्सपियर पे कहीं ना कहीं उन्होंने प्लेजरिज्म के आरोप भी लगाए कि ही इज कॉपिंग, ही इज स्टीलिंग अदर ऑथर्स वर्क्स, उनके वर्क्स की चोरी कर रहे हैं। अपस्टार्ट, तो अगर क्वेश्चन आ गया कि किसने उनको अपस्टार्ट बोला था? रॉबर्ट ग्रीन ने। और बेन जॉनसन ने उनको क्या कहा था? स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। और या फिर ये आ गया कि बार्ड ऑफ हेवन कौन कहता, कहा, किसने कहा? आएगा नहीं। बट फिर भी अगर ऑप्शन आ जाए कि डेविड गैरिक भी मिले और ल्यूकन भी मिले, तो आप डेविड गैरिक पे जाना, ठीक है, अगर ऑप्शन दोनों मिले तो। ओके, अगर कोई एक ही मिले, या तो डेविड गैरिक ऑप्शन में हो या ल्यूकन हो, तो कोई सा एक लगा देना जब एक ही मिले। पर बाय चांस ऑप्शन ए ये है, बी ये है, तो किस पे जाए? तो डेविड गैरिक पे जाइएगा। आगे आते हैं। His son died in 1596, father in 1601, mother in 1608, ठीक है। अब एक बार जल्दी से देखती हूँ कि कौन बताएगा कि विलियम शेक्सपियर का बर्थ हुआ किस ईयर में था। जल्दी बताओ, देखती हूँ किसको याद है। श्रद्धा, नाउ इट इज क्लियर। When he was born, in which year he was born?
देखो ये शायद ना भी याद रखो कि फादर कब मरे, मदर की डेथ कब हुई, ठीक है, सन डाइड इन विच ईयर, बट व्हेन ही वाज बोर्न, इन विच ईयर ही वाज बोर्न? 1564, यस, वेरी गुड, ओके। और हिज ओनली सन, एक ही लड़का था उनका जिसकी डेथ 1996 में हो गई, 1596 में, ठीक है, एक ही बेटा था। और इनकी शादी भी बहुत एक हैप्पी मैरिज नहीं थी, इट वॉज एन अनहैप्पी मैरिज, ठीक है। ये शादीशुदा जिंदगी में अपने कोई ज्यादा खुश नहीं रह पाए, ठीक है, कुछ ना कुछ क्राइसिस रहे, ठीक है, इमोशनल क्राइसिस या किसी भी तरह के, ओके। सबकी डेथ के बाद भी ही वॉज फाइनेंशियली साउंड, फाइनेंशियली उनको कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, ही वॉज फाइनेंशियली साउंड, ओके। ही डाइड ऑन 23 अप्रैल, अगेन बर्थ भी कब हुआ था? ऑन और अबाउट, सॉरी, बर्थ भी ऑन और अबाउट 23 अप्रैल, डेथ भी on or about 23rd April. It means it is not, we can't say it is the exact date. It can be around. Okay, but yes, it is confirmed the year was 1616. तो आपको ये ईयर जरूर मेंशन करना है, याद रखना है, ठीक है, 1616 ये डेथ ईयर था, 1564 वो बर्थ ईयर था, 1587 में वो लंदन चले गए थे। एक बार चेक कर लेते हैं कि 1587 में ही गए थे क्या? हाँ, 1587 में वो लंदन चले गए थे। आप देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर वॉज बोर्न एट लंदन, स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन, लेस्टर, एडिनबर्ग। द करेक्ट आंसर इज फास्ट। हिज सन वाला नहीं समझ आया बेटा, बस वो यही था कि उनका एक ही बेटा था, उसकी भी डेथ हो गई थी, बस यही था उसमें, और कुछ नहीं था। क्या कह रहे हो? हिज सन में क्या समझ नहीं आया? उनका एक ही बेटा था जिसकी डेथ 1596 में हो गई थी, मदर की 1608 में और फादर की 1601 में। शेक्सपियर वॉज बोर्न, सिमरन कह रही है ऑप्शन बी, वेरी गुड, स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन, एक्सीलेंट, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, शेक्सपियर मैरिड पोर्शिया, इमोजिन, एनी, ल्यूसी। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। सेकेंड क्वेश्चन आंसर इज, ठीक है, फर्स्ट आपने सही बताया, सेकेंड ओके, संतोष हैज आंसर्ड बी। संतोष किसका आंसर बता रहे हो आप? आकांक्षा कह रही है एनए, ठीक है, ग्रेट, वेरी गुड। शेक्सपियर फर्स्ट जॉब इन लंदन थिएटर, ये हमने पढ़ा नहीं, बट क्योंकि ये कहीं ना कहीं लाइफ पे ही है तो मैंने थियरी में तो नहीं लिखवाया, बट इससे क्वेश्चन आया हुआ है कि लंदन थिएटर, जिसे ग्लोब थिएटर भी जानते हैं, और उसने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई शेक्सपियर की जिंदगी में, ठीक है, ग्लोब थिएटर, ओके। तो लंदन थिएटर पूछ ले या ग्लोब थिएटर पूछ ले कि यहाँ पे शेक्सपियर ने सबसे पहला काम क्या किया था इस ग्लोब थिएटर में या लंदन थिएटर में, वो उनके सबसे पहली जॉब क्या थी? ओके, एक्टिंग एज अ गोस्ट, ठीक है, ट्रांसलेटिंग प्लेस, टू राइट प्लेस, और होल्डिंग विजिटर्स हॉर्सेस। आकांक्षा कह रही है टू राइट प्लेस, एनीबडी एल्स? और कोई? और कोई भी? द करेक्ट आंसर इज होल्डिंग विजिटर्स हॉर्सेस, यस। जो वहां पे वेल्दी लोग आते थे, रिच इन्फ्लुएंशियल वेल्दी लोग, जो उनके घोड़े हुआ करते थे, ये उनको होल्ड करना या उनको पार्क करना उसका काम करते थे, ठीक है। कौन? शेक्सपियर। कहां पे? लंदन थिएटर में, या लंदन थिएटर का दूसरा नाम ग्लोब थिएटर। इज दैट क्लियर? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको भी आपको याद रखना है। तो आज के लिए ये इतना काफी है, और फिर अब कल मिलते हैं। यहां तक कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस तो पूछिए।
So let's meet tomorrow. Okay, till then take care of yourself and keep studying. और जो भी आपको मटेरियल मिलता रहे आप प्लीज उसको गो थ्रू करते रहिए. ओके, बाय बाय, टेक